लास्ट क्लास में हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स में शून्य कोटि की अभिक्रिया जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, दर स्थिरांक की व्यंजक स्थापित किए थे। अब शून्य कोटि की अभिक्रिया का एक छोटा सा टॉपिक और बचा हुआ है, वो है अर्ध आयुकाल वाला। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल की गणना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें अर्ध आयुकाल की परिभाषा लिखेंगे। तो अर्ध आयुकाल के लिए अगर मैं बात करूं परिभाषा की, बहुत ही सरल परिभाषा है, वह समय जिसमें शून्य कोटि की अभिक्रिया की आधी अभिक्रिया रिएक्शन पूर्ण हो जाती है, क्या कहलाएगा, अर्ध आयुकाल कहलाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे वह समय जिसमें शून्य कोटि की अभिक्रिया आधी पूर्ण हो जाती है या अभिकारक की मात्रा प्रारंभिक मात्रा का आधी रह जाती है। अर्ध आयुकाल कहलाती है। परिभाषा समझ में आ गया होगा। वह समय जिसमें आधी अभिक्रिया पूर्ण हो जा रही है, या फिर हम लोग इसको दूसरे शब्द में बोल रहे हैं कि अभिकारक का जो प्रारंभिक सांद्रता है उसका केवल आधा रह जाती है, क्या कहलाता है, अर्ध आयुकाल कहलाता है। इसे टी हाफ से प्रदर्शित किया जाता है, अब अगर मैं बात करूं इसकी टी हाफ के लिए व्यंजक की, तो हम व्यंजक स्टार्ट करेंगे कहां से, शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो दर स्थिरांक है वहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं हम जानते हैं कि दर स्थिरांक बराबर हो जाएगा कौन सा, हम लोग दर स्थिरांक या k बराबर x/t, ये हम लोग कैलकुलेट किए हुए हैं लास्ट क्लास में। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर t के लिए। अगर मैं इस समीकरण से मैं t का वैल्यू निकालूं तो t इक्वल टू क्या आएगा बताओ, x/k, यही आएगा। मैं क्या कर रहा हूं, t को इधर ले आया, k को इधर ले आया। क्लियर है। अब यदि t जो है ये क्या हो जाए, t हाफ हो जाए, मतलब जो समय ले रहे हैं वो इतना समय ले रहे हैं जिसमें अभिकारक की जो मात्रा है वो आधी अभिक्रिया क्या हो रही है, पूर्ण हो जा रही है। तो इस कंडीशन में जो सांद्रता होगा, मतलब मात्रा x जो होगा, ये क्या हो जाएगा, a/2, या फिर हम लोग लिखते हैं इसको x/2 भी लिख सकते हैं। अगर a की मात्रा x को हम x से डिनोट कर रहे हैं तो इसमें x का आधा मात्रा रहेगा, या फिर अगर a से डिनोट किए रहते हैं मात्रा को, जैसे a और 0 किए थे हम लोग, है ना, तो अगर a लिखे रहेंगे तो a/2 करेंगे। जो समीकरण में लिख रहा था शून्य कोटि की अभिक्रिया में, तो मैंने लिखा था प्रारंभ में a और इधर 0 लिखा था, तो उस कंडीशन में आधी अभिक्रिया जब पूर्ण होगा तो मात्रा कितना रहेगा, a का आधा रहेगा, तो a/2 करेंगे। क्लियर है। तो ये जो मान है, अब हम क्या करेंगे इस समीकरण में, किसमें, समीकरण जो 2 है, इस समीकरण में हमको क्या करना है, इसका मान रखना है। ठीक है।
आगे हम लोगों को लिखना है इसके बाद क्या, समीकरण 2 से टी इजकल टू टी हाफ और x इजकल टू a/2 मान रखने पर, अगर हम बात कर रहे हैं इसकी वैल्यू रखने की, तो वैल्यू रखेंगे तो t इजकल टू, अब मैं क्या लिखूंगा, t हाफ लिखूंगा, इजकल टू आ जाएगा कौन सा, x था तो x/2 हो जाएगा और नीचे में क्या था, k, यही था। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये हो जाएगा कौन सा, t हाफ, a जो रहेगा ऐसे रहेगा, ये 2 जो रहेगा वो कहाँ आ जाएगा, नीचे, तो जिसको जब मैं नीचे करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 2k हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया कौन सा, अर्धायु काल के लिए व्यंजक आ जाएगा। ठीक है, यही शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल का व्यंजक है। ठीक है, तो ये रखेंगे। अब यहाँ पर ध्यान देखिएगा, अगर मैं बात कर रहा हूँ इस समीकरण 3 की, इसको और डिफाइन करूँ तो हम लोग देख रहे हैं जो टी हाफ है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ए पे, यहाँ ए का मान दिख रहा है। अगर मैं इसको इससे डिनोट करूँ या इसको समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती वाले में इसको प्रदर्शित करना चाहूँ तो टी और ए में क्या संबंध है, ये एक दूसरे के समानुपाती है। ठीक है, तो मैं क्या इसको ऐसा लिख सकता हूँ, टी हाफ प्रोपोर्शनल टू ए, मतलब यहां पर हम लोग लिख सकते हैं अर्ध आयु काल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। ये हम इस तरह से इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब इधर ध्यान दो, इन दोनों में मैंने प्रोपोर्शनल क्यों किया, के जो रहता है वो स्थिरांक है, कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स रहता है, और टू जो है ये इंटीजर है। इंटीजर मतलब ये भी क्या हो गया, अंकिक शब्द है, इसकी भी वैल्यू फिक्स है, मतलब चेंज नहीं होगा। तो इसलिए हम इन दोनों को हटा के इन दोनों को क्या कर सकते हैं, प्रोपोर्शनल कर सकते हैं। इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा मायने यहाँ पर नहीं रखता है, तो इसके समानुपाती हम ये लिखे हैं। ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के दर स्थिरांक के लिए व्यंजक। प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अगर परिभाषा लिखना है तो बहुत ही सरल परिभाषा है, वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक के प्रथम घात के समानुपाती होता है, क्या कहलाता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर है, लिखेंगे वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है, की अभिक्रिया कहलाती है। माना
कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया इस प्रकार होती है, तब ए जो है ये क्या हो रहा है, पी में चेंज हो रहा है। ए जो है यहाँ पर क्या है, अभिकारक रिएक्टेंट है, और पी क्या है, उत्पाद है। अब फिर वही कंडीशन, यहाँ पर अभी ए है तो ये क्या है, 0। ये कौन सी कंडीशन है, प्रारंभ में है, ठीक है। लेकिन कुछ समय बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें से प्रोडक्ट जो है वो x मात्रा में बना है। तो x मात्रा में बना है मतलब a में x क्या हो गया है, कम हो गया है। तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस x हो जाएगा। ये क्या है, t समय बाद है ये, ठीक है। ये इस तरह से होगा। अब यदि मैं यहाँ पर इस अभिक्रिया में फिर से दर के लिए निकाला तो क्या होगा, उपरोक्त अभिक्रिया के लिए दर, तो दर बराबर क्या होगा बताओ। दर को हम लोग dx/dt लिख सकते हैं, प्रोडक्ट वाला प्लस होता है। अगर मैं da माइनस एक्स करूंगा तो ये निगेटिव आएगा, तो हम निगेटिव वैल्यू नहीं लिखना है हमको, हम सीधा ये लिखना है। तो हम इसलिए क्या करेंगे, dx/dt करेंगे, ठीक है। बराबर आ जाएगा या समानुपाती आ जाएगा कौन सा, a माइनस एक्स के ये 1 घात के बराबर होगा, ठीक है। अब चूंकि x था इसलिए प्रारंभिक सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है, तो a माइनस एक्स, ये देखो ये इसकी सांद्रता हो गया अभिकारक की, और प्रथम घात इसलिए लिखें क्योंकि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं अभी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। 0 कोटि की हम लोग देख रहे थे, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, 0 लिखा था, शून्य लिखा था, ठीक है। अब अगर मैं इस समानुपाती को हटाऊंगा तो इसके लिए एक क्या करूंगा, नियतांक यूज करूंगा। तो dx/dt बराबर के, समानुपाती की जगह बराबर लिखा मतलब एक नियतांक के लिखेंगे, और ये क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स। यहाँ पर कुछ नहीं लिख रहा हूँ, इसका मतलब ही एक होता है क्या, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा समीकरण 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे, x वाला जो पद है उसको एक तरफ लिखेंगे और जो अपोजिट वाला है उसको एक तरफ। तो देखो इसमें x है, यहाँ पर भी x दिख रहा है, तो इस बटे वाले को मैं यहाँ लाऊंगा और dt को मैं कहाँ करूंगा, इस ओर करूंगा। तो यहाँ से मैं ऐसा लिख सकता हूँ dx/a माइनस एक्स, ऐसा लिख सकता हूँ मैं, बराबर हो जाएगा k इंटू dt। इस dt को मैं यहाँ ले आया और इसको मैं कहाँ ले आया, यहाँ पर ले आया। ये हो गया हमारा कौन सा, समीकरण 2 हो गया, ठीक है। अब समीकरण जो 2 है इसके दोनों ओर हमको क्या करना है, समाकलन निकालना है, जैसे हम लोग शून्य कोटि में निकाल रहे थे। तो समीकरण 2 का समाकलन करने पर समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन का सिंबल लिखेंगे, dx बाई हो जाएगा a माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। d बटे a माइनस एक्स का समाकलन ऐसा पढ़ सकते हैं, और ये हो जाएगा फिर से इंटीग्रेशन k इंटू डी टी, या k गुणित dt का समाकलन लिखेंगे, ठीक है। अब समाकलन जो होता है कभी भी नियतांक का नहीं होता है, तो k बाहर आ जाएगा, यहाँ पर 1 इंटू डी टी लिखेंगे। जब उसका समाकलन होता है तो फिर से हो गया एक समाकलन नियतांक c जुड़ेगा, और इसका समाकलन होता है a बाई, अगर 1 बटे, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, चलिए इसको मैं समीकरण 1/a माइनस एक्स डी एक्स इजकल टू k समाकलन dt, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। कुछ नहीं किए, जो पहले वाला समीकरण था उससे मैं k को बाहर कर दिया और इसमें इसको 1/x करके dx को अलग कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि, ऐसा लिखेंगे समाकलन 1/x dx बराबर होता है कौन सा, log e x होता है, ठीक है। x के जगह अब मैं अगर क्या लिखता हूं, a माइनस एक्स लिखता हूं, तो यही वाला फार्मूला हमारा बन गया। तो इस केस में इसकी वैल्यू क्या आएगा, log e a माइनस एक्स, ऐसा लिख सकता हूं मैं। x के जगह हमारा क्या है, a माइनस एक्स है।
इसके बाद x पद और है, इसलिए ये क्या लगेगा, इसमें माइनस लगेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया बराबर k, तो ऐसा ही रहेगा। अब अगर कुछ नहीं रहता है तो x इंटू डी एक्स का हम लोग जब समाकलन करते हैं तो x ही आता है, मतलब 1 रहता है, x की घात 0 मतलब 1 होता है ना ऐसा। तो यहां से क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, प्लस आ जाएगा कौन सा, c। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 3 हो जाएगा। ठीक है, अब c जो है एक क्या है, नियतांक है, जिसे समाकलन नियतांक कहते हैं या स्थिरांक कहते हैं, समाकलन स्थिरांक कहते हैं। इसको 2-3 बार लिख चुके हैं, सेम कंडीशन है ये। ठीक है, अब अगर इस इक्वेशन में मैं क्या करता हूं, x इजकल टू 0 और t इजकल टू मैं 0 करता हूं, मतलब प्रारंभ में कोई समय नहीं लगा है, जब अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में x कोई मात्रा में बना नहीं है। तो अगर मैं बात कर रहा हूं प्रारंभ में क्या होता है, t इजकल टू क्या होता है 0, x इजकल टू भी क्या होता है 0, तब समीकरण 3 से क्या होगा बताओ, समीकरण 3 से दोनों की वैल्यू 0 रखो, माइनस लॉग ई a माइनस 0 ऐसा होगा। x के जगह हम लोग शून्य रख रहे हैं, बराबर इसकी जगह रखे ना। अब यहां पर हम t की जगह 0 रखेंगे, तो k इंटू 0 प्लस c। तो यहां पर ये 0 को हटाएंगे तो ये मतलब घटाएंगे तो a ही बचेगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ई a हो जाएगा, बराबर इसको गुणा कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास, केवल c बचा। ठीक है, तो c की वैल्यू यहां से हमको प्राप्त हो गया, क्या, ये हो जाएगा हमारा समीकरण 4। अब यहां लिखेंगे समीकरण 4 से c का मान कहां रखेंगे, समीकरण 3 में रखने पर। अगर 3 में रखेंगे तो क्या होगा बताओ, फार्मूला देखिए, इस मान को हमको यहां पर रखना है, ये यहां पर c का जो मान है कहां रखेंगे, इस मान पर। तो क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ई a माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, के टी प्लस हो जाएगा लॉग, हाँ माइनस हो जाएगा, माइनस लॉग ई ए हो जाएगा। ठीक है, यही होगा। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, पक्षांतर कर रहा हूं। ठीक है, इस वाले वैल्यू को लॉग को एक तरफ लिख रहे हैं, तो जब ये पक्षांतर होगा तो माइनस वाला इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो देखो माइनस लॉग ई a माइनस एक्स प्लस हो जाएगा कौन सा, लॉग ई a बराबर क्या होगा, के टी। ऐसा ही होगा, मैं इसको उल्टा करके भी लिख सकता हूँ, सीधा करके, बट मैं ऐसा ही लिख रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो इसको इधर और इधर ऐसा भी लिख सकता हूँ, मैं इसको पहले लिख रहा हूँ प्लस वाले को, ताकि लिखने में मुझे इजी हो। लॉग ई a माइनस लॉग ई a माइनस एक्स बराबर के टी, ऐसा लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ मैं। अब यहां से लॉग का फार्मूला होता है लॉग a माइनस लॉग b बराबर होता है लॉग a अपॉन b होता है। ठीक है, यहां से हम जानते हैं करके, फिर एक फार्मूला लिख सकते हो लॉग का, लॉग a माइनस लॉग अगर b है तो इसका मतलब होता है कौन सा, लॉग a अपॉन b। जो माइनस वाला रहता है वो नीचे रहता है और प्लस वाला कहाँ रहता है, ऊपर रहता है। ठीक है, ये हम लोग लिख सकते हैं। तो अगर मैं ऐसा ही इसको लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा बताओ, लॉग ई a अपॉन a माइनस एक्स लिख सकता हूं। तो हमारा फार्मूला क्या बना, लॉग ई a अपॉन a माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, के टी। अब यहां पर देखो e दिख रहा है, e मतलब होता है नेचुरल लॉग होता है, e मतलब नेचुरल लॉग। अब अगर इसको मैं क्या कर रहा हूं, 10 के आधार पर या लघु गुणक में अगर चेंज कर रहा हूं तो इसके लिए मुझे 2.303 का यहाँ क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। अगर मैं 2.303 का यहाँ गुणा करूं तो ये क्या हो जाएगा, लॉग 10 हो जाएगा। ठीक है, तो लघु गुणक का आधार 10 लेने पर फिर क्या हो जाएगा, 2.303 अब हो गया लॉग
10 a अपॉन क्या हो गया a माइनस एक्स बराबर हो गया kt। हमको ज्ञात क्या करना था, k की वैल्यू ज्ञात करना था, है ना, दर स्थिरांक का। तो केवल t को अब हमको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो यहां से t को मैं इधर ट्रांसफर कर सकता हूं। देखो 2.303 अपॉन हो गया t इंटू करके log 10 a अपॉन क्या हो गया a माइनस एक्स बराबर क्या हो गया k। या फिर उल्टा लिख सकते हैं k बराबर 2.303 t log 10 a अपॉन क्या हो गया a माइनस एक्स। ये हमारा जो है वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया की दर स्थिरांक के लिए क्या है, व्यंजक है। यही प्रथम कोटि की अभिक्रिया के दर स्थिरांक के लिए अभीष्ट व्यंजक है। अभीष्ट व्यंजक है। इसके आगे हम लोगों को देखना है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल की गणना। तो हेडिंग डालेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल। इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।